दोस्तों आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग विलेन चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुँच चुके हैं, दैट इज़ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, असमान आणविक द्रव्यमान। दोस्तों ये क्या होता है, ये बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। तो जैसे कि शब्द, ये हिंदी का शब्द ही आपको कुछ न कुछ इंडिकेट कर दे रहा है, असामान्य। सामान्य तो बिल्कुल नहीं, क्या है, असामान्य है। तो दोस्तों जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी उस पर हमको ध्यान देना है कि कभी भी विलयन में विलेय की सांद्रता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे सॉल्यूशन में जो हमारा विलेय घुला हुआ है, जिसकी मात्रा के ऊपर ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करती थी दोस्तों, उसके अंदर की सांद्रता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए दोस्तों, डाइल्यूट होना चाहिए। नहीं तो सांद्रता ज़्यादा रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे। जैसे कि आप जब कभी भी ऐसा सोचो कि आटे को हम पानी में से मिलाते हैं तो पूरा आटा ऐसा मिक्सअप हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूलर मास हमको देखने के लिए मिलेगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएंगे सारे मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आएगा। तो पहला क्या है, सांद्रता दोस्तों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बैंड बच जाएगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारे पास कि जो विलेय हमने विलेन में डाला हुआ है घुलने के लिए, वो ना तो वियोजित होना चाहिए, वियोजित, या ना तो संगुणित होना चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी विलेय को हमने डाला, विलेय के कण को, किसी भी विलेय के कण को हमने दोस्तों विलेन में डाल दिया, अब वो जाके क्या होगा, टूट गया। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा इतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, कैलकुलेट किया हमने, वो नहीं आएगी। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, और कैलकुलेटिव वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कुछ और वैल्यू आएगी। प्रैक्टिकली कुछ और आएगी और कैलकुलेटिव क्या आएगी, कुछ और आएगी। क्यों? क्योंकि हमने तो डाला उसमें 1 मोल NaCl, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं NaCl का, हमने तो उसमें 1 मोल NaCl डाला, लेकिन वो विलेन के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हो गया Na+ और Cl- में, और विलेन के अंदर जाके 2 मोल आयंस बन गए। वी आर पुटिंग डाउन 1 मोल ऑफ NaCl, but in spite of 1 mole NaCl in solution there is the 2 mole of ions। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती है, और पार्टिकल तो दुगनी होगी दोस्तों, और दुगनी होगी तो क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी दुगनी हो जाएगी। सो दैट्स वाई कि हमारे जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो या तो वियोजित या तो संगुणित नहीं होनी चाहिए, और या तो उनकी सांद्रता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब तो सब कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मामला ठीक ठाक आएगा। अगर नहीं होगा ऐसा तो ये हो जाएगा मामला असामान्य आणविक द्रव्यमान का। मतलब जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से MB बार कैलकुलेट किए थे, आपको याद होगा, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट किया था, MB को कैलकुलेट किया था। तो जब ये दोनों स्थितियाँ जो है आपकी नहीं होंगी, तो हमारा जो MB आएगा वो सामान्य आएगा। लेकिन ये स्थितियाँ हो जाएंगी, हमारा विलेय का जो कण है वो वियोजित हो जाए, संगुणित हो जाए, उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, तो जो MB आएगा वो हमारे एक्सपेक्टेशन से डिफर आएगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, असमान आणविक द्रव्यमान। मतलब जब आणविक द्रव्यमान जितना एक्सपेक्टेड रहता है, जितना हम कैलकुलेट करते हैं, जितना हम मानते हैं, उतना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इन कारणों की वजह से, तो उसे हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा आणविक द्रव्यमान क्या है, कम या ज़्यादा आया, तो ये स्थितियाँ बनती हैं। तो विद्युत अपघट्य जो होते हैं, जैसे फिनॉल है, NaCl है, KCl है, ये लोग विलेन में जाके क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं।
तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमने क्या किया अपने विलायक में इसको डाला 1 मोल, तो 1 मोल मान के हमने क्या किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये तो जाने के बाद कुछ कांड कर दिया, कुछ अपना रंग रूप दिखाया, उससे क्या हो गया, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, प्रभावित होगा। हमें पता है कि सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल सीपी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके बाद हमारा जो सीपी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मतलब आणविक द्रव्यमान। क्योंकि आप किसी भी फार्मूले को देखो, जैसे आप किसी भी फार्मूले को देखते हैं, जब हम लोग फार्मूला लिखे थे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये फार्मूला किसके लिए, क्वथनांक में उन्नयन के लिए। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हम लोग केबी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी, यहाँ पे 1000 था दोस्तों, और यहाँ पे क्या था, विलायक का भार था। ये आपको आई होप याद होगा। अब इस एम बी को हम यहाँ लेके आएंगे, इस टी बी को यहाँ लेके जाएंगे, तो क्या हो जाता था, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो डेल्टा टी बी है क्वथनांक में उन्नयन, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप वेपर प्रेशर को रखो, आप जो हमारा पराशर दाब है उसको देख लो, आप चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख लो, सब में मॉलिक्यूलर मास जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा। यहाँ से आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। और नंबर ऑफ पार्टिकल कब बढ़ रहा है, जब कोई भी सोल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जा रहा है। तो जब सोल्यूशन में जाके कोई भी सॉल्यूट डिसोसिएट हो जा रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जा रहा है, और उसके वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे हमारे पास NaCl था, हमने इसको पानी में डाल दिया, ये दोस्तों Na+ और Cl- में टूट गया। लेट्स से हमने 1 मोल NaCl लिया था, अब 1 मोल जो है Na+ बन गया और 1 मोल क्या बन गया दोस्तों, Cl- बन गया है। तो पार्टिकल तो 2 मोल बन गए, दुगने हो गए पार्टिकल, लेकिन इनका इंडिविजुअल मास क्या हो गया, कम हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास जब टूट गया, कोई चीज़ क्या हो गया, टूट गया, ये देखिए ये देखो, देखते ना, कहीं देख, ये देखो टूट गया। तो अब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास जो होगा मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों जब कोई भी सॉल्यूट जाके सॉल्यूशन में विखंडित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारा मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है। और जब एसोसिएट हो जाएगा, जैसे हमारे पास क्या है, 2 मोल जब हम लोग एसिटिक एसिड को लेते हैं, तो ये जाके कंबाइंड हो जाता है, जैसे क्या कहते हैं, कंबाइंड हो जाता है, संयुग्मित हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है, ये भी रिवर्सिबल साइन रहेगा, ये हो जाता है CH3COOH, ये क्या होता है, जुड़ जाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम लोग देखें तो CH3COH, दूसरा मॉलिक्यूल जो है हमारा, इसको भी इस तरीके से हम लोग ड्रा करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको इधर लेके जाएं और इसको इधर, इसको थोड़ा इधर नीचे कर देते हैं ताकि इसका पोजीशन सही रहे। O और H ये इनमें मिल जाता है, और ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ मिल जाता है। तो आपको देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से ये 2 मॉलिक्यूल क्या हो गए, आपस में मिल गए। तो हमने तो पानी में अर्थात अपने विलायक में इसको 2 मोल डाला था CH3COH को। वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये जाके मिंगलअप हो जाएगा, शादी ब्याह कर लेगा। अब ये जाके क्या हो गया दोस्तों, जुड़ गए। 2 जो मोल था वो मिलके 1 हो गया, मतलब कणों की संख्या क्या हो गई, कणों की संख्या कम हो गई। और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है दोस्तों, ये भी कम हो गया।
तो Cp क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और Cp कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि अब ये दो लोग मिल के क्या हो गए दोस्तों, एक हो गए, तो मॉलिक्यूलर मास इसका जो वजन आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब Cp मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, और कम क्यों होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, कम हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वो एसोसिएट कर गया। ठीक है दोस्तों, तो इन सब प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए 1880 में एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था वॉन थाप। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए एक करेक्शन फैक्टर दिया, जिसे आप वॉन थाप गुणांक कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वॉन हाफ गुणांक कहते हैं। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, और 1880 में वॉन हाफ साहब ने क्या किया, इसको प्रस्तुत किया, और ये बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से हम इस आई को सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस करके अपनी जो एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई को देखिए हम 3 टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इक्वल टू हम लोग 3 टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको ईजिली क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब नॉर्मल मोलर मास, ये तो मोलर मास के टर्म में है। नॉर्मल मोलर मास जो है कितना है, और एबनॉर्मल मोलर मास कितना है, तो आई की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा हमारे कंडीशन है, दूसरा हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, मतलब सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे असामान्य आणविक द्रव्यमान डिवाइड, ये तो एक तरीका है आई को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तीसरा है ऑब्जर्व बटे कैलकुलेटेड, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्व्ड बटे कैलकुलेटेड। मतलब ये हमारा ऑब्जर्व मतलब प्रेक्षित डिवाइड बाई आपका ये परिकलित, और यहाँ पे वियोजन के बाद कण बटे हमारा ये हो जाएगा वियोजन के पहले कण। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो ये 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आई की वैल्यू किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए थे NaCl के केस में, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आप सोचिए NaCl के केस को लेते हैं तो ये Na प्लस Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एक मोल लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 100% डिसोसिएशन होता है, इसका एक मोल लेते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, ये 0 और 0 बनता है, लेकिन सर्टन टाइम के बाद एक्विलिब्रियम के स्थिति में क्या हो जाता है, इसमें से 1 - 1 मोल, मतलब पूरा मोल खर्चा हो गया, टूट गया, खत्म हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया जी, और इसका उसी टाइम पे 1 और 1 मोल बन गया, मतलब ये पूरा खत्म हो गया तो ये 1 और 1 बन गया। तो वियोजन के बाद कण कितने हो गए, 1 और 2, और वियोजन से पहले कितने थे, 1 थे, तो कितना आ जाएगा 2। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
तो NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी मिलती है 2। तो जब NaCl का कैलकुलेशन हमको करना रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये आई टर्म को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आए वो पता चल सके कि कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। तो हमको क्या करना है, सारे जो फार्मूले थे हमारे उसमें इस आई को क्या करना है दोस्तों, इंट्रोड्यूस करना है, उसमें क्या कर देना है, लगा देना है। जैसे हमारा पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी P0 - PS/P0 इजकल टू XB। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों क्या थी, डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू M। तीसरी क्या थी, डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू M। इसके बाद था पाई इजकल टू CRT। इन सब में दोस्तों हम क्या करेंगे, आई फैक्टर से क्या करेंगे, इधर कर देते हैं, सॉरी, आई फैक्टर से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारा आई है वो क्या है, यही हमारा वांट ऑफ फैक्टर है। तो इस आई फैक्टर को करेक्शन फैक्टर कहते हैं, और यह क्या करेगा, एग्जैक्ट बताएगा हमको कि कितना मॉलिक्यूलर मास में वृद्धि हो रही है या कितनी क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ से हमने देखिए NaCl के लिए निकाला कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब NaCl का जो एक्सपेक्टेशन था कि वो 1 मोल है, वो असल में 2 मोल है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमको क्या मिलेगी, दुगनी मिलेगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी मिलेगी तो आप सोचिए जो अंतिम वाला था कि जो आपका था ऑब्जर्व मतलब जो हमने क्या किया, प्रैक्टिकली देखा, वो तो दुगनी हो गई, वो तो क्या हो गई, दुगनी हो गई। और जो कैलकुलेट किया था वो तो दुगनी नहीं थी, वो देखी थी। तो उस स्थिति में भी क्या होगा, आई की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। जो तीसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उस पर अगर आप ध्यान देंगे, तो इस आई को करेक्शन फैक्टर पे जब हम यूज़ करेंगे तो हमको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का क्या पता चल जाएगा। अब उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जो हमारा गड़बड़ी हो रहा है मॉलिक्यूलर मास में, उसका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस पर हम लोग जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको और क्लियर हो पाएगा। तो अब इतना ध्यान रखिए, असमान आणविक द्रव्यमान क्या है, जब कभी भी हमारे विलय में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है तो जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए था कैलकुलेशन पर वो नहीं आता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। और कितना एबनॉर्मल हो जाता है उसका कैलकुलेशन हम आई फैक्टर से कर सकते हैं। और आई फैक्टर 1880 में वॉन हॉफ ने दिया और ये बताया कि एसोसिएशन के लिए हमेशा आई जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, वो क्या है, लेस देन 1 है। और डिसोसिएशन के लिए लेस देन 1 है, और डिसोसिएशन ग्रेटर है किससे, 1 से क्या है, ग्रेटर है। आई क्या है, ग्रेटर है 1 से, इसके लिए डिसोसिएशन के लिए। और आई हमेशा लेस होगा किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। ये डिसोसिएशन के लिए ज़्यादा, एसोसिएशन के लिए क्या होगा, मतलब वियोजन के लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, और संयोजन के लिए 1 से क्या होगी, कम होगी। वो आई की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देंगे तो एग्जैक्ट हमको कितना मॉलिक्यूलर मास असमान है उसकी क्या होगी, पता चलेगी। तो हम मिलते हैं क्वेश्चंस को लेके, टिल देन बाय बाय, सी यू।